अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। सभी को एक बार पुनः प्रणाम। तो आज के जो स्वाध्याय का विषय है गहन अंतर चेतना को प्रभावित करने की आवश्यकता, वाङ्मय संख्या 22 तथा पुराने संस्करण में प्रश्न संख्या 3.102। आज का वाचन आदरणीय रघुराज जी भाई साहब का है तथा सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय राहुल पाल भाई साहब का है। तो रघुराज जी भैया, आपसे निवेदन है कि आप आज का वाचन आरंभ करें। धन्यवाद भैया। आप सभी को प्रणाम। आवाज स्पष्ट है क्या? जी भैया। जी, तो मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है गहन अंतः चेतना को प्रभावित करने की आवश्यकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तर्क, प्रमाण, विचार, परामर्श आदि देकर प्रभावित कर सकता है। इसकी जानकारी सभी को है। अध्यापक अपने छात्रों के मस्तिष्क को विकसित करते हैं। पहलवान अपने शागिर्दों को कुश्ती कसरत सिखाकर बलवान बनाते हैं। वक्ता लेखक विचारों से हलचल उत्पन्न करते और लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन करते हैं। नर नारी के बीच शारीरिक आकर्षण ही काम करता है और प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने रौब दौब आतंक का भी उपयोग करते हैं। उपरोक्त प्रभाव प्रक्रिया का स्तर है। अध्यात्म, गणित, भाषा, भूगोल की जानकारी कर देने पर अपने कर्तव्य से छुट्टी पा लेते हैं। जी, आवाज थोड़ी कट रही है जी। थोड़ा ब्रेक है बस। जी, उपरोक्त प्रभाव प्रक्रिया का स्तर उथला ही रहता है। अध्यापक गणित, इतिहास, भाषा, भूगोल आदि की जानकारी करा देने पर अपने कर्तव्य से छुट्टी पा लेते हैं। वे चिंतन की शैली, आकांक्षा और दिशा नहीं बदल सकते। अखाड़े के पहलवान शागिर्दों की मांसपेशियां मजबूत कर सकते हैं, उनमें मनोबल उत्पन्न नहीं कर सकते। अखाड़े में जाकर कोई संयमी, सदाचारी, मनस्वी, साहसी बन जाए यह आवश्यक नहीं, क्योंकि पहलवानी की शिक्षा उथले स्तर पर ही समाप्त हो जाती है। वह अंतरंग की गहराई में नहीं उतरती है। इसी प्रकार लेखक, वक्ता, नेता, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपनी तेजस्विता, सम्मोहन से तत्काल तो कुछ भी सोचने करने को आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, पर वह क्षणिक होता है और उथला रहता है। वह नशा उतरते ही लोग अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और वह कृत्रिम उत्साह अपनी क्षणिक चमक दिखाकर तिरोहित हो जाता है। कारण स्पष्ट है, जो शिक्षण दिया गया था वह अंतःकरण की गहराई तक प्रवेश न कर सका, केवल उथले बौद्धिक स्तर तक टकराकर बिखर गया। उस टकराहट की प्रतिक्रिया जितनी देर तक रह सकती थी उतनी देर रही और इसके बाद व्यक्ति की वही संस्कारगत स्थिति आ गई। मनुष्य का समग्र व्यक्तित्व विकसित एवं परिवर्तित करने से ही उसकी गरिमा और महत्ता बढ़ सकती है। महामानव इस विश्व की उच्च संपत्ति होते हैं। कोई देश और समाज इन्हीं के कारण गौरवशाली बनते हैं और इन्हीं के अभाव में पतन के गर्त में गिरते चले जाते हैं। राष्ट्रीय संपदा का मूल्यांकन धन के आधार पर नहीं, मनस्वी, तेजस्वी और आत्मबल संपन्न प्रतिभा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। वे यदि अद्भुत नहीं तो विपुल संपदा संपन्न होते हुए भी कोई समाज दरिद्र ही रहेगा। उसकी वह आर्थिक उन्नति भी ठोस प्रगति की दिशा में कुछ अधिक सहायता न कर सकेगी। यह उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों का निर्माण कैसे हो, इसके लिए उसी स्तर के ढांचे चाहिए। टकसाल के सांचे जैसे होते हैं
वैसे ही सिक्के ढलते चले जाते हैं। बुद्ध के अनुगामी 2.5 लाख व्यक्तियों ने संसार भर में सत्य अहिंसा का संदेश पहुंचाया था। गांधी के अनुचर स्वतंत्रता संग्राम में एक से एक बढ़े चढ़े अनुदान लेकर आगे आए। यह प्रेरणाएं बौद्धिक आधार पर नहीं, भावना स्तर पर दी जाती है और इसके देने के लिए वैसा ही आत्मशक्ति संपन्न व्यक्तित्व चाहिए। आज आवश्यकता ऐसे ही हस्तियों की है जो अपने आत्मबल से जनसाधारण के भाव स्तर को विकसित और परिष्कृत कर सकें। विज्ञान इस संभावना को स्वीकार करता है कि अदृश्य शक्ति प्रवाह के द्वारा भी मानवीय चेतना को अभीष्ट दिशा में मोड़ा या ढाला जा सकता है। मानव मस्तिष्क की अंतस त्वचिका के भीतर एक विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उनका यह समूह भावात्मक मस्तिष्क कहलाता है। भय, क्रोध, शोक, चिंता, अवसाद, हर्ष, संतोष, प्रेम, त्याग, संयम और कामोद्वेग जैसी प्रवृत्तियां इसी भाग से संबंधित हैं। इसका स्वरूप बहुत कुछ वंश परंपरा के उत्तराधिकार में मिला था, कुछ वातावरण एवं संगति में और कुछ व्यक्तिगत चिंतन की दिशा के आधार पर विकसित होता है। अविकसित और विकसित प्राणियों का यूं मानसिक अंतर कुछ तो बुद्धि के आधार पर भी होता है, पर मुख्य अंतर यह भावनात्मक ही है। भावनाओं के आवेश में ही मस्तिष्क उत्तेजित होता है और मस्तिष्क सक्रिय होता है। इन दोनों की बिखरी हुई दशाओं को एक केंद्र पर एकत्रित करने और क्रियाशील बनाने का श्रेय इस भावनात्मक मस्तिष्क केंद्र को ही है। येल विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसे डेलगेडो ने ऐसे विद्युदग्र रेडियो उपकरणों का आविष्कार किया है जिनके आधार पर बिना शल्य चिकित्सा के ही रेडियो किरणों द्वारा मस्तिष्क के किसी भाग से संपर्क बनाया और उसे प्रभावित कर सकना संभव हो सके। भावनात्मक मस्तिष्क की तंत्रिकाओं और कोशिकाओं को उन्हीं शरीर के आर पार जा सकने वाली किरणों के द्वारा वहां के असंतुलन को मिलाया जा सकेगा। विशेष प्रकार के भावावेश उत्पन्न किया जा सकेगा। यह किरणें एक्स किरणों से मिलती जुलती हैं, जिन्हें शरीर के आर पार जाने में मस्तिष्क की कठोर खोपड़ी में भी कोई बड़ी बाधा नहीं पहुंचती। अब तक भावनाओं का समाधान भावनाओं से ही किया जाता रहा है। क्रोध को विनय से, घृणा को प्रेम से, असंतोष को उपलब्धियों से शमन किया जाता रहा है। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी, व्यवहार और क्रिया द्वारा असंतुलित व्यक्ति को वैसा विश्वास दिलाकर उस उद्वेग का समाधान करना पड़ता था जिसके अभाव में उसे असंतुलित होना पड़ा। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद तब कहीं उत्तेजित व्यक्ति सामान्य स्थिति में आता था। उसके समाधान के लिए व्यक्ति विशेष को माध्यम बनाकर अथवा वातावरण को बदलकर मनोविकारग्रस्त मनुष्य की शांति संभव की जाती थी। उचित ही नहीं, अनुचित समाधान भी प्रस्तुत करने पड़ते थे। पर अब उपरोक्त वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण यह कठिन प्रक्रिया सरल हो गई है। रेडियो विद्युत धाराएं आवेशग्रस्त मस्तिष्कीय खंड का शमन कर दिया करेंगी और मनुष्य चिकित्सक के इशारे पर अपने भाव संस्थान में आवश्यक परिवर्तन कर लिया करेगा। इस सफलता के कारण न केवल भावनात्मक रुग्ण ग्रंथियों को खोला जा सकेगा, वरन उसमें उपयोगी ऐसे भाव बीज भी जमाए जा सकेंगे जो उसे किसी दिशा विशेष में चलने के लिए आवश्यक रुचि एवं स्फूर्ति पैदा कर सकें। मानवीय मस्तिष्क पर इलेक्ट्रॉनिक नियमन की इस प्रक्रिया पर विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और काफी प्रगति भी हुई है। 2 दशक पूर्व स्विट्जरलैंड के विज्ञानी
डॉक्टर W.R. हेस ने इस दिशा में प्रयास आरंभ किया था। उन्होंने जीवित प्राणी के मस्तिष्क में एक सुई घुसेड़कर उसके माध्यम से विविध स्तरों की विद्युत तरंगें पहुंचाई थी और उनके प्रभाव का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि चेतन और अचेतन मस्तिष्क भागों में विभिन्न स्तर के जो चेतन केंद्र बने हुए हैं, उनमें संबंध स्थापित किया जा सकता है और उन केंद्रों को उत्तेजित करके उसी स्तर की विचारणा से प्राणी को ओतप्रोत किया जा सकता है। इसके बाद अमेरिकी मस्तिष्क विद्या विशारद डॉक्टर जेम्स ओल्ड्स ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। उन्होंने मानवीय मस्तिष्क को हाथ में लिया, जबकि पूर्ववत स्विस वैज्ञानी वैसे प्रयोग अन्य प्राणियों पर करते रहे। भूख, भय, इच्छा, कामुकता, क्रोध, पीड़ा, निराशा, उत्साह जैसे मस्तिष्क क्षेत्र तो पहले से भी मालूम थे, पर उनके केंद्रीय कण उन्होंने ढूंढे और इस खोज के बाद उन्होंने वह पद्धति खोजी जिसके अनुसार उस केंद्र तक बाह्य प्रभाव को पहुंचाया जा सकना संभव हो सके। इसमें सबसे बड़ी बाधा खोपड़ी के चारों ओर से जकड़ी हुई कपाल अस्थियों की थी। यह अस्थियां सिर की केवल सर्दी, गर्मी, चोट, आघात आदि से ही रक्षा नहीं करती, वरन बाहरी विद्युत प्रभावों को भी भीतर जाने से रोकती हैं। विचारों की बिजली अति सूक्ष्म होने से भीतर प्रवेश कर सकती है। एक संकल्पशील व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति पर आरोपित करने का सफल प्रयोग तो जर्मनी के डॉक्टर सेक्सर पहले ही कर चुके थे। मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म आविष्कारों ने उनमें इसी तथ्य को प्रत्यक्ष किया था, पर यह तो प्रश्न विचार तरंगों का नहीं, विद्युत तरंगों के प्रवेश का था। इसमें कपाल अस्थियां प्रधान रूप से अवरोध उत्पन्न कर रही थीं, इसलिए उन्होंने चोर रास्ते से प्रवेश किया। रेडियो प्रभावित रसायनों को रक्त में मिलाकर और उस प्रभावित रक्त में विद्युत तरंगें पहुंचाकर नया रास्ता खोज लिया गया और अमुक केंद्र को उत्तेजित करने के लिए अमुक स्तर की विद्युत का प्रयोग करने की पद्धति का निर्धारण कर लिया गया। यह प्रयत्न और भी अधिक तेज कर दिए गए हैं और यह सरलता खोजी जा रही है जिसमें जिसे प्रभावित करना हो उसके सहयोग की आवश्यकता ना रहे। अभी तो यह कार्य तभी हो सकता है जब व्यक्ति पर लौह पट्टी बंधवाने, औषधालय सेवन के लिए सहायता हो। बांधकर बलात्कार पूर्वक तो यह किया नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति अपने ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डलवाने के लिए सहमत ना हो, तब तो सारी योजना ही निरस्त हो जाएगी। अस्तु शोध के चरण इस दिशा में चल रहे हैं कि मनुष्य को पता ही भी ना चले और परोक्ष रूप से उसे बौद्धिक पराधीनता के पास से मजबूती से जकड़ा जा सके। अभी तो मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकने वालों की सफलता मछली की इच्छा पर निर्भर रहती है। ये वैज्ञानिक मछुए यह प्रयत्न कर रहे हैं कि कांटा डालने की जरूरत ही न पड़े, मछली का सहयोग अपेक्षित ही ना रहे, वरन उसमें ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की जाए कि ये जाल में आने के लिए खुद ही दौड़ती चली आए। मानवीय मछलियों को फंसाने के लिए यह शोध प्रयास इसी स्तर का है। प्रकृति की शक्तियों को वशवर्ती करने में बहुत बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद अब चेतना की स्वतंत्रता को विज्ञान की मुट्ठी में कैद करने के लिए अन्वेषण गतिविधियां तीव्र कर दी गई हैं और विज्ञान क्षेत्र में समुन्नत देश गुपचुप इस दौड़ में परस्पर बाजी मारने के लिए खुले हुए हैं। अंतरिक्ष पर नियंत्रण करने से भी बढ़कर यह आविष्कार होगा। इस दिशा में संतोषजनक सफलता मिलती है तो फिर युद्ध का सबसे बड़ा माध्यम यही होगा। अणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्रों को बेकार समझकर त्याग दिया जाएगा, क्योंकि उसे शत्रु देश के विनाश के साथ साथ
विश्वव्यापी वातावरण में विकिरण उत्पन्न होने से मित्र देशों को भी खतरा उपस्थित होता है। फिर उसमें कई तरह के खतरे और झंझट भी हैं। खर्चीली तो वह प्रक्रिया है ही, उसकी सुरक्षा के लिए भी कम चिंता नहीं करनी पड़ती। प्रगति जिस चरण में पहुंची है, उसे देखते हुए मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के इस संदर्भ में संलग्न विज्ञानी डॉक्टर ओटो शिमल ने घोषणा की है कि अब हमारे हाथ में मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई है, पर आशा की जानी चाहिए कि उसका प्रयोग केवल अच्छाई के लिए ही होगा। किंतु साथ ही इस खतरे को भी ध्यान में रखना होगा कि इस नव उपार्जित शक्ति का प्रयोग निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति एवं राष्ट्रीय विस्तारवाद के लिए भी किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो यह आविष्कार संसार का सबसे अधिक विघातक अस्त्र सिद्ध होगा। कुछ दिन अमेरिका प्रतिरक्षा विभाग ने एक गधे पर यह प्रयोग किया था। कुछ दिन अमेरिका प्रतिरक्षा विभाग ने एक गधे पर यह प्रयोग किया गया था और उसे उपकरणों से प्रभावित करके अकेला छोड़ा गया था। उसे जिधर चलने और जो करने के लिए निर्देश किया उसने वही सब दिखाया। इस अन्वेषण के आधार पर कई उपयोगी चमत्कार अमेरिका के मेयो क्लिनिक के कनाडा के मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने तथा नॉर्वे के गुस्टाड मेंटल हॉस्पिटल ने दिखाए हैं। रोगी को खुशी खुशी बिना डरे ऑपरेशन करा लेने के लिए इस आधार पर तैयार करने में आश्चर्यजनक सफलता पाई गई है। एक प्रयोग में तो 18 वर्ष से अंधी चली आई महिला को उसका मस्तिष्कीय दृष्टि संस्थान उत्तेजित करके देख सकने की शक्ति ही प्रदान कर दी। यह इस अन्वेषण की उपयोगी पक्ष है। निसंदेह इन आविष्कारों का उपयोग मानवीय सुविधाओं की वृद्धि पर भी कर सकता है, पर खतरा तो उस दिशा में है जिस पर कि आज के विश्व राजनेता धृष्टता पूर्वक चलते हुए एक दूसरे से बाजी मारने में तुले हुए हैं और तथाकथित शत्रु पक्ष को सर्वथा अपंग बनाने की बात सोच रहे हैं। अवांछनीय दृष्टिकोण लेकर किया हुआ यह आविष्कार का उपयोग किसी भी अधिनायकवादी के हाथ में चक्रवर्ती विजय सौंप सकता है। इस क्षेत्र में प्रगति संपन्न देश अपने विरोधी या असहयोगियों की जनता तथा सैन्य शक्ति में निराशा, भीरुता एवं भयाक्रांत मना स्थिति व्यापक रूप से उत्पन्न कर सकता है और उस व्यामोह में फंसे हुए विशाल जन समाज को मुट्ठी भर लोग अपने काबू में रखने और इशारे पर चलने के लिए विवश कर सकते हैं। गुलामी के बंधनों में जकड़ने के अब तक के प्रयासों में यह सबसे घृणित प्रयास होगा। जब आदमी सोचने की निजी क्षमता ही खो बैठा तो फिर उसका अपनापन तो कुछ रहा ही नहीं। तब उसे जीवित होते हुए भी मृतकों की तरह कहीं भी खींचा घसीटा जाता रहेगा। ऐसे शक्ति संपन्न लोगों के चंगुल से तो मुक्त होने की भी फिर कोई आशा ना रहेगी। रूस के लौह आवरण में क्या हो रहा है इसका पता चलना कठिन है, पर अमेरिका के समाचार हैं कि कुछ उच्च कोटि के वैज्ञानिकों ने मनुष्य समाज की वर्तमान मनोदशा में इस आविष्कार के खतरे को देखते हुए इस प्रयास में भाग लेने और काम करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। जो लगे हुए हैं उनका तर्क यह है कि हम इस प्रयास में इसलिए लगे हुए हैं कि रूस हमारे आगे ना निकल जाए और कहीं उसके चंगुल में हमारा देश ही ना फंस जाए। वे कहते हैं अंतरिक्ष यानों की प्रतिस्पर्धा का भी तो यही कारण है। फिर मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की इस खोज में ही क्या दोष है। भौतिक विज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क तक ही पहुंच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क भी शरीर का ही एक अंग होने से उसे भौतिक क्षेत्र में सम्मिलित रखा गया है।
मन को छठी या 11वीं इंद्रिय ही माना गया है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मस्तिष्कों को प्रभावित करने की विधि लगभग खोज निकाली गई है और वह निकट भविष्य में सामने आ भी रही है। इसका भला बुरा प्रभाव जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। पर भाव क्षेत्र फिर भी सूना ही पड़ा रहेगा। वह भौतिक विज्ञान की परिधि से बाहर है, क्योंकि अंतरात्मा विशुद्ध चेतना का अंश है। उसे प्रभावित परि, उसे प्रभावित, परिणत और परिष्कृत करने में केवल आत्मसत्ताएं ही समर्थ हो सकती हैं। आज आत्मसत्ता की दुर्बलता के कारण भौतिकवादी असुर सत्ता संसार की समस्त संपदाओं पर हावी होती जा रही है। मस्तिष्क की स्वतंत्र चिंतन शैली पर भी उसका दांत है और आश्चर्य नहीं कि वह भी उसकी पकड़ में आ जाए। ऐसी विषम घड़ियों में इस बात की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है कि आत्मसत्ता का पक्ष इतना प्रबल हो कि उसके द्वारा संसार की भाव चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर किया जा सके। ऐसा हो सका तो भौतिक विज्ञान और उसकी समस्त उपलब्धियों को विश्व कल्याण में नियोजित किया जा सकेगा। यदि ऐसा ना हो सका तो भौतिक विज्ञान के बढ़ते हुए चरण मनुष्य को एक मशीन मात्र बनाकर छोड़ेंगे और कुछ सत्ताधारियों की कठपुतली बनकर समस्त मनुष्य समाज को सबसे बुरी पराधीनता, मस्तिष्कीय गुलामी के निविड़ बंधनों में बांधकर दयनीय स्थिति में जीना पड़ेगा। ऐसे विषम समय में आत्मविज्ञान पक्ष को अधिक समर्थ और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। जी, प्रणाम सभी को। बहुत बहुत त्रुटि के लिए क्षमा। नहीं, बहुत अच्छा और पेशेंस के साथ आपका वाचन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य और स्पष्ट वाचन के लिए। राहुल जी, पिछले अब से पहले जब भी मेरा वाचन या कुछ इस तरह का आया है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती थी और मैं बहुत तेज वॉइस में पढ़ता था। तो मेरे घर में मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि इतना तेज क्यों बोलते हो। फिर आज मैंने अपने आप को कंट्रोल करके और अब आप लोगों से जानना चाहता हूँ आज का वाचन वास्तव में कैसा था। भैया, इम्प्रूवमेंट है पहले से? मैं बहुत स्पष्ट बताती हूँ, आपका वाचन बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रूवमेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आपका जी अभ्यास झलक रहा है, तो बहुत अच्छा है भैया, कोई जी, त्रुटि नहीं, ये कुछ धैर्य है। कुछ कुछ ऐसी है मेरे अंदर कमी कि जैसे ऑफिस में भी मीटिंग वगैरह में ना, जब जी हर लेवल के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उस समय मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे वॉइस में कुछ वाइब्रेशंस, कुछ अंदर से घबराहट जैसी, जिससे कि मैं अपनी बात को एकदम फर्मली नहीं रख पाता हूँ। यहाँ भी पिछले 2 बार जब भी मुझे बोलना हुआ या पढ़ना हुआ, तो उसमें वो चीज झलक रही थी, मैं भी महसूस कर रहा था। मेरे घर में मेरी पत्नी ने मुझे बताया, उसको, वो दूसरे रूम में भी हैं तो भी उनको सुनाई दे रहा था कि मैं बोल रहा हूँ तो वो चीज नहीं है जो कि होनी चाहिए। मैं घबरा रहा हूँ, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, वो चीज उन्होंने बताया। आज मैंने उस पर ध्यान दिया था तो शायद कुछ सही हुआ होगा। आज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर हम उसे जी अपनी भाषा में कहें तो जो आपकी परेशानी है वो एक स्टेज फियर वाली है, जो जैसे जैसे जी आप अभ्यास करेंगे वो निकल जाएगी, तो वो आपकी जी निकल रही है। ऐसे कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा वाचन था आज आपका। जी जी, धन्यवाद। राहुल भैया, अगर आप हैं, अगर तो नहीं आप हैं ही, तो कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। राहुल भैया, राहुल पाल जी अभी जुड़े नहीं है इसमें, लगता है। ओके। एक मिनट उनको। इसमें देखते हैं। रघुराज भैया, किशोरी दीदी का आपके लिए फीडबैक आया है, बहुत अच्छा है आपका वाचन। जी दीदी, धन्यवाद।
राहुल भैया अभी नहीं है, तो जब तक आते हैं चलिए हम लोग इसको करें, क्योंकि समय काफी जी जी हो रहा है, जी। तो समय थोड़ा बचा है, तो इसको थोड़ा सा देख लें हम लोग। तो जो भी भाई बहन यदि कोई विचार रखना चाहे तो राजीव भैया, ओम नारायण भैया। थोड़ी देर बाद ही खा लेंगे, अभी भूख भी नहीं है। आप लोग कृपया कुछ, आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा मानसिक स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि ठीक दो है दीदी, बहुत चलिए हम लंबे। लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे जैसे हैंड रेज होते आएंगे, जी तो जैसे जैसे तो अपना ये करते रहेंगे। देखिए इसमें इसमें जो है आ, गहन अंतः चेतना को प्रभावित करने की आवश्यकता, ये विषय का नाम है। तो इसमें सबसे पहले यही बता दिया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तर्क प्रमाण और विचार परामर्श आदि देकर प्रभावित कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें बताया भी गया है कि अध्यापक अपने तर्क देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, है ना। पहलवान अपने ये दाव सिखाकर पहलवानी सिखाते हैं। इसी प्रकार से जो है प्रतिभाशाली जो है अपनी प्रतिभा के बल पर दूसरों को दूसरों पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ते हैं। तो इस तरीके से प्रभाव ये किया जाता है, लेकिन ये प्रभाव कहीं ना कहीं स्थायी नहीं है। पहलवान सिखाता जरूर है, पहलवानी सिखाता है, लेकिन संयमशीलता नहीं सिखा सकता। अध्यापक इसमें यहाँ अध्यापक गणित, इतिहास, भाषा, भूगोल पढ़ाता तो है, तो एक विचार देने का प्रयास करता है, लेकिन चिंतन की शैली, आकांक्षा और दिशा नहीं बदली जा सकती है। ये तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया पहलवान मांसपेशियों को तो मजबूत बना सकते हैं, लेकिन मनोबल उत्पन्न नहीं कर सकते, अपने शागिर्दों के अंदर मनोबल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ भी ये प्रयास होता है वो क्षणिक होता है, उथला होता है, ऊपरी स्तर का प्रयास होता है। और इसमें और ये रहता भी बहुत दिन तक नहीं है। जब तक एक उत्तेजना आवेश है, तो जब तक ये उत्तेजना आवेश है तब तक ये रहता है। तो एक बार एक बार जो है हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो हमारी सीनियर एक थी, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे एक बुक मिली, बहुत प्रसिद्ध बुक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फ्लावर। तो ये बुक जो है पढ़ के, और मैं बहुत दिन तक इससे ये रही, और काफी दिन मैंने अपने रूटीन को ठीक किया, लेकिन फिर वही ढर्रा आ गया। तो किसी लेखक की विचारधारा जो है कुछ समय विचार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वही संस्कार जो हमारे अंदर है फिर हमारे ऊपर प्रभावी हो जाता है, हमारी आदतें जो फिर हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती हैं। तो अब इसके लिए क्या है, मनुष्य का समग्र व्यक्तित्व विकसित और परिवर्तित करने से ही उसकी गरिमा और महत्ता बढ़ सकती है। तो उसका समग्र व्यक्तित्व ये करने की बात यहाँ पर कही गई है। कैसे हो, ये उच्च स्तरीय व्यक्तियों का निर्माण कैसे हो, है ना। कई बार ये ऐसा आता है कि सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन करने की बारी आती है तो फिर करने के समय वो हिम्मत, वो हौसला, वो साहस नहीं जुट पाता है कि उसको कर पाए। नहीं तो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। लोग कहते हैं कि आदर्श विवाह भी होना चाहिए, और लोग कहते हैं कि ये दहेज प्रथा भी खत्म होनी चाहिए, व्यसन की भी मुक्ति होनी चाहिए, है ना। तरह तरह के लोग जो है इसमें ये कहते हैं पर्दा प्रथा समाप्त होनी चाहिए। लेकिन बारी जब करने की आती तो व्यक्ति कहीं ना कहीं साहस नहीं जुटा पाता कि समाज इस तरीके से ये है। बुद्ध के अनुयायी 2.5 लाख व्यक्तियों ने संसार भर में सत्य और इसका संदेश पहुंचाया। तो यह प्रेरणा बौद्धिक आधार पर नहीं, भावना स्तर पर दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो थे, वो भी जो है जो गांधी के इसमें ये आगे बढ़े, गांधी जी के उसमें अनुचर जो थे। लेकिन वो बढ़े तो, लेकिन विचार स्तर पे प्रेरणा नहीं थी। विचार स्तर पे होती थोड़ी सी परेशानी से लोग भाग खड़े होते, लेकिन लोग भाग खड़े नहीं होते थे। लोग जो है मरने के लिए, डंडे खाने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार हो जाते थे,
जेलों में जाने के लिए तैयार रहते, कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक, वर्षों तक जेलों की यातनाएं लोगों ने सही। किस बल पर? विचार के बल पर नहीं, भावना के बल पर। तो आज इसमें ये है, यहाँ ये, और इसके देने के लिए भावना, ये प्रेरणा बौद्धिक स्तर पर नहीं, भावना स्तर पर दी जाती है। और इसके देने के लिए वैसा ही आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति चाहिए, वैसा ही आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति चाहिए। मतलब उस व्यक्ति में खुद भी इतनी आत्मशक्ति हो कि जो प्रेरणा दे के दूसरे को आगे बढ़ा सके। गुरुदेव ने एक लेख है, उसको हम इसमें पोस्ट करेंगे। तो उसमें गुरुदेव ने बताया कि विचार कि अभी तक जो है 40 वर्ष तक अखंड ज्योति है, 1977 की अखंड ज्योति में गुरुदेव ने अपनों से अपने की बात में लिखा था कि 40 वर्ष तक अखंड ज्योति ने जो है अच्छे विचार देकर लोगों की सेवा की है। और विचार स्तर पर अगर किसी का व्यक्तित्व बदल जाता है तो इसे एक सुयोग और सौभाग्य ही मानना चाहिए। अपनी तो, अब देखिए गुरुदेव ने कितने कहा, अपनी तो जो ये अपनी तो कुशलता इसी में है, अपनी तो कुशलता इसी में है कि हर एक व्यक्ति के जीवन के हर एक व्यक्ति के जीवन को नजदीकी से छुआ जाए, उसको प्रेरणा देकर, विचार देकर, उसको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मतलब केवल विचार देने से बात नहीं बनती, विचार देने से अगर कोई सुधर जाए तो ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए। लेकिन जरूरत है कि उसके अंतरंग को छूने की, और ये कौन कर सकता है? कोई आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे गुरुदेव ने हमारे अंतरंग को छुआ और आज इतने लाखों करोड़ों लोग जो है गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और त्याग बलिदान कर रहे हैं। आज आवश्यकता ऐसी हस्तियों की है जो अपने आत्मबल से जन साधारण के भाव स्तर की को विकसित और परिष्कृत कर सके। तो आत्मबल की ऐसी हस्तियों की जरूरत है जो अपने आत्मबल से जन साधारण के भाव स्तर को विकसित और परिष्कृत कर सके। और आत्मबल कहाँ से आता है? इतना आत्मबल चाहिए। आत्मबल कहाँ से आता है? आत्मबल ही साधना से पैदा होता है। अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं हम तो साधना नहीं, हम तो गुरुदेव का काम कर लें केवल, उतने से ही जो ये हो जाएगा, तो हमें ये मान के चलना चाहिए बिना आत्मबल के, बिना साधना के हम गुरु का कोई कार्य नहीं कर सकते। जब तक हमारे व्यक्तित्व में प्राण नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर आत्मबल नहीं होगा, तो सामने वाले को हम प्रभावित नहीं कर सकते, तब तक हम परेशानी से नहीं जुड़ सकते। और कब हमें आगे चलते चलते अहंकार आ जाए, कब हमें आगे चलते चलते अपने मार्ग को भटक जाए, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए साधनात्मक प्रक्रिया और आत्मबल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए गुरुदेव ने सब आंदोलनों में से साधना का आंदोलन रखा, ताकि मनुष्य के अंदर गहराइयों तक मनुष्य को परिवर्तित करके उसको आत्मबल संपन्न बनाया जा सके। अविकसित और विकसित प्राणियों का मानव मस्तिष्क की अंत त्वचिका के भीतर एक विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उसका समूह भावनात्मक मस्तिष्क कहलाता है। भय, क्रोध, शोक, चिंता, अवसाद, हर्ष, संतोष, प्रेम, त्याग, संयम, काम जैसी प्रवृत्तियां इसी भाग में ये करती हैं। तो अब इसमें यही बताया गया है कि ये जो है मस्तिष्क मन का ऐसा भाग है। अब धीरे धीरे इसमें अविकसित और विकसित प्राणियों का जो मानसिक अंतर कुछ तो बुद्धि के आधार पर भी होता है, परंतु मुख्य अंतर भावनाओं का ही है। भावनाओं के आदेश से ही मस्तिष्क उत्तेजित होता है और मस्तिष्क सक्रिय रहता है। तो इन दोनों की बिखरी हुई दशाओं को एक केंद्र पर एकत्रित करके, किसको? विचारों को और भावनाओं को एक जगह केंद्रित करके क्रियाशाल बनाने का श्रेय इस भावनात्मक मस्तिष्कीय केंद्र का ही है। अब आगे चल के जो है इसमें ये बताया गया है कि अब तक भावनाओं का समाधान भावनाओं से किया जा रहा था, लेकिन अब जो है कुछ इस तरीके की पद्धतियां विकसित की जा रही हैं कि मनुष्य के शरीर में विद्युत तरंगे पहुंचाकर और उन विद्युत तरंगों के माध्यम से उसके मस्तिष्क के तंत्र विशेष को प्रभावित करके उसे किसी खास कार्य को करने के लिए उसको बाधित कर दिया जाए। इस तरीके की खोज चल रही है। इसमें जो है रूस के वैज्ञानिकों ने इसमें जो ये बताया गया, इसमें
स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने इस पर ये प्रयोग किए, जानवरों पर प्रयोग किए। अमेरिका के विज्ञानी जो है इस पर प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो है कुछ वैज्ञानिकों ने सफलता भी पाई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा बताया कि सबसे बड़ी बाधा क्या है, कि सबसे बड़ी बाधा है कि मस्तिष्क की जो अस्थि का आवरण जो होता है उसके वो जो है केवल बाहरी आघातों से उसकी रक्षा नहीं करता है, वो विद्युत तरंगों को भी वहां पहुंचने से रोक देता है। तो वैज्ञानिक लोग इसमें कुछ प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बताया गया कि कुछ औषधियों के द्वारा, कुछ रसायन विशेषों के द्वारा जो है उन विद्युत तरंगों को रसायन विशेष मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर और उस विद्युत तरंगों के माध्यम से शरीर के विशेष भाग को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती वो ये है कि इसमें स्वयं व्यक्ति का खुद का ये कंसेंट होना बहुत जरूरी है, कि व्यक्ति चाहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो किसी को बिना बताए जो है ये प्रयास नहीं हो सकता। लेकिन अब वैज्ञानिक इस विधा की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को बिना बताए भी उसके मस्तिष्क पर भावनाओं पर अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। इस पर जो इस दिशा में ये धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इसमें आगे ये भी लिखा है कि प्रयास कितने घातक हो सकते हैं। रूस में जो है गुरुदेव ने कहा कि जो है लौ ग्रह के अंदर, लौ के आवरण के अंदर क्या हो रहा है इसका किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन अमेरिका में प्रयास चल रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो मना कर दिया कि ये जो है प्रयास इसका नकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है, और अगर ये हो गया तो इसमें जो है मनुष्य की संपूर्ण प्रजाति को गुलाम बनाकर उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। हम लोग हॉलीवुड की जो है ये मूवीज देखते हैं, बहुत सारी मूवीज जो है फिक्शन जो इसमें बनी हुई हैं। कुछ तो उसमें ये बताया गया है कि रोबोटिक्स के माध्यम से जो पूरे के पूरे विश्व को नियंत्रित कर, मानव भी रोबोटिक्स के उसमें ये चलने लगते हैं। मैट्रिक्स एक मूवी है, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि आगे भविष्य में मनुष्य के मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित करके उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको आगे चलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक प्रयोग ये इसमें बताया जा रहा है। अब इसमें आगे गुरुदेव ये क्या करते हैं, आज आत्मसत्ता की दुर्बलता के कारण भौतिकवादी असुर सत्ता संसार की समस्त संपदाओं का पर हावी होती जा रही है। तो ये है ही। और इसमें हाँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ये बताया, भाव क्षेत्र फिर भी सुना ही पड़ा रहेगा। मस्तिष्क पे नियंत्रण तो कर लिया जाएगा और मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार चला भी लिया जाएगा, लेकिन भाव क्षेत्र अभी भी सुना पड़ा रहेगा। वह भौतिक विज्ञान की परिधि से बाहर है, क्योंकि कोई ऐसा रसायन नहीं जो मनुष्य के भाव को परिवर्तित कर सके, क्योंकि अंतरात्मा विशुद्ध चेतना का अंश है। उसे प्रभावित, परिणित और परिष्कृत करने में केवल आत्म सत्ताएं ही समर्थ होती है। बुद्ध जैसी सत्ताएं, गांधी जैसी सत्ताएं, है ना, और जो है नानक, गुरुदानक जैसी सत्ताएं, जो है जितने महापुरुष हैं, अरविंद जैसी सत्ताएं, महर्षि अरविंद, तो ये सारी सत्ताएं जो है मनुष्य की भावना को हिलाने की क्षमताएं रखती हैं, भावना को परिवर्तित करने की क्षमता रख सकती है। आज आत्मसत्ता की दुर्बलता के कारण भौतिकवादी असुर ये हावी होता जा रहा है। लेकिन आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है कि आत्मसत्ता का पक्ष इतना प्रबल हो कि उसके द्वारा संसार की भाव चेतना को उत्कृष्ट दिशा में अग्रसर किया जा सके। इसीलिए गुरुदेव ने कहा था जो आगे आने वाला समय है वो परिवर्तन के महान क्षण में वहां पर एक नई शक्ति उदय होगी। तो इस सबका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? एक नई शक्ति उदित होगी जिसका नाम होगा भाव संवेदना, संवेदना की शक्ति। और उसी भाव संवेदना की शक्ति से मनुष्य के अंतरंग के भावों को जगाया जाएगा, उसके अंदर करुणा, प्रेम, स्नेह इत्यादि भावनाओं को जगाया जाएगा। और धीरे धीरे करके आज जो विश्व में जो ये फैली हुई है, विसंगतियां फैली हुई हैं, तो धीरे धीरे उनका शमन करके और जिस नए युग का गुरुदेव ने ये किया है उसको साकार बनाया जाएगा। भौतिक विज्ञान के बढ़ते हुए चरण मनुष्य को एक मशीन मात्र बनाकर छोड़ेंगे और कुछ सत्ताधारियों की कठपुतली बनाकर समस्त मनुष्य समाज को बुरी तरह पराधीन मस्तिष्क की गुलामी के निविड़ बंधनों में बंधकर दयनीय स्थिति में जीना पड़ेगा। कठपुतली बनकर दयनीय स्थिति में जीना पड़ेगा अगर भौतिक विज्ञान बढ़ता गया और आत्मविज्ञान ने उस पर नियंत्रण ना किया।
में ही कहते हैं ऐसे विषम समय में आत्मविज्ञान पक्ष को अधिक समर्थ और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मिक पक्ष को बहुत अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता में हमें साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आत्मचिंतन, आत्म परिष्कार के माध्यम से, आत्मविकास के माध्यम से हमें जो है अपने आत्मिक पक्ष को इतना ये बनाना, समर्थ बनाना पड़ेगा ताकि भौतिकता कहीं हम पर हावी ना हो जाए। जो पिछली बार हम लोगों ने किया था ना, पदार्थ के ऊपर चेतना का नियंत्रण हो और चेतना के ऊपर जो है परमात्मा का नियंत्रण हो। तो इस तरीके से अगर ये बात बनी रहेगी तो फिर संसार में स्वर्गीय परिस्थितियां रहेंगी। जी बहुत बहुत आभार, मेरा निवेदन है और बाकी भाई बहन भी इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हम भैया एक्सपेरिमेंट तो एक अलग चीज है, हमारे यहाँ एक जो ब्रेन वॉश, ये तो एक्सपेरिमेंट से अलग हटके थोड़ा सा दूसरे के मस्तिष्क पे ही काम करने का तरीका है। हम किसी को भावनात्मक रूप से कई बार बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही। जब वो नेगेटिव जा रहा है तो अपने आप अपने लिए भी आत्मघाती है और दूसरे के लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। और पॉजिटिव अगर है तो वो अच्छा है कि ठीक है, एक व्यक्ति के मस्तिष्क पे हमने काम किया, हमने उसको उत्साहित किया और वो काम कर गया। ये कुछ ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि किसी के मतलब मस्तिष्क को कंट्रोल करते हुए काम करना। प्रयोग एक अलग चीज है। हमने बात किया, हम ऐसे समझे सामने वाले का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, वाणी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमारे कई बार लोग कहते हैं कि सामने जाते ही दिमाग कुछ ऐसा हुआ कि जो कहा वो मैंने कर दिया और बाद में मुझे एहसास हुआ कि अरे ये मैंने क्या किया। यहीं पर एक साइकोलॉजिकल टर्म में कहे तो हिप्नोटिज्म भी है। हिप्नोटाइज करते हैं और कोई भी काम करवाया जा सकता है। ये कुछ वैसा ही। हाँ दी, इसमें देखिए ये बिल्कुल इसमें जो बात कही है आत्मशक्ति संपन्न, जो इसमें कहा गया है ना कि आत्मबल संपन्न व्यक्ति, आत्मशक्ति संपन्न प्राणवान व्यक्ति जो है हमेशा अपने कमजोर प्राण वाले पर अपना वैचारिक आधिपत्य कर सकता है। वो अपने विचार से दूसरे को प्रभावित कर सकता है ना। कभी भी हम लोग ये देखें कि जो प्राणवान व्यक्ति होते थे उनकी बातें सुनकर उनका अनुसरण करने का मन करता है। कभी किसी प्राणवान व्यक्ति को बात सुने हम लोग तो ऐसा लगता है कि इनकी बात पे चलना चाहिए। अब ये दोनों दिशाओं में काम करता है। नकारात्मक प्राणवान व्यक्ति भी हो सकता है और सकारात्मक व्यक्ति भी हो सकता है, दोनों ही। अगर नकारात्मक प्राणवान व्यक्ति होगा, नकारात्मक प्राण वाला व्यक्ति होगा, आतंकवादी भी होते हैं। आतंकवादी अपनी बात कहते हैं तो लोग फिराइन हो जाते हैं, उस पर फिराइन बनने को तैयार हो जाते हैं कि हम जो है विस्फोट कर देंगे, हम जो है अपने आप को, अपने जीवन भी समाप्त कर लेंगे। वो भी तो प्राणवान व्यक्ति हैं, है ना। तो प्राण जो है दोनों दिशाओं में काम करता है। अब इसीलिए यहाँ पे आत्मचेतना की बात कही गई है कि उससे ऊपर जो भावनाओं का स्तर है ना, क्योंकि हमारे प्राणमय कोश से भी ऊपर जो है मनोमय कोश, और मनोमय कोश से भी ऊपर ये होता है विज्ञानमय कोश होता है। तो विज्ञानमय कोश जब तक व्यक्ति का परिष्कृत नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो है अपने प्राण को भी और अपनी प्रतिभा को भी वो नकारात्मक दिशा में प्रयोग करता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर उपासना, साधना और आराधना तीनों की त्रिवेणी बनाई गई है कि हम सेवा में तो उतरे, सेवा में उतरने से पहले साधना करें और साधना से भी पहले हम लोग जो है उस ईश्वरीय सत्ता के साथ में जुड़े कि उसके उद्देश्य से हमारा अलाइनमेंट हो जाए। हम लोग अपने उद्देश्य से भटक कर कहीं अपने अहंकार पूर्ति और उसमें न लग जाएं। जी भैया, तो बेसिकली साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। बिल्कुल दीदी, हमें इतना स्ट्रांग होने की जरूरत है कि हमारे ऊपर कम से कम किसी की बातों का, लोग बड़ी जल्दी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जी, है ना। अरे ये तो बहुत अच्छा आज कह रहे थे, वो तो बहुत अच्छा बता रहे थे आज। तो कभी वो किसी दिशा में चलते हैं, कभी किसी दिशा में, कभी किन्हीं की वाणी सुन ली तो उनकी उसमें फॉलो करने लगे, कभी किन्हीं की बात सुन ली तो उसके फॉलो करने लगे। तो व्यक्ति का अपना प्राण बल इतना प्रखर होना चाहिए
कि जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है तो उस पर किसी की विचारधारा का अतिक्रमण ना हो, सिर्फ उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ता रहे जो लक्ष्य उसको जो है उसके इष्ट ने या फिर उसके गुरु ने दिया है। जी। तो भैया किशोरी दीदी का हैंड रेस है, तो दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम। भैया, सभी का प्रणाम। बहुत सुंदर भैया ने बोला कि मस्तिष्क को आजकल की फिल्मों ने भी बहुत प्रभावित किया। ये बहुत ही मतलब सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं कभी कभी आता है तो मैं सुन लेती हूँ। उसमें भी पीले जितने भी वस्त्र पहनने वाले तथा कथित मतलब जो समाज में पंडित कहे जाते हैं, उनके लिए इतना ज्यादा ब्रेन वॉश चलचित्रों के द्वारा फिल्मों में किया गया कि वो सब गंदे ही होते हैं एकदम। एक एक फिल्म में इस तरह से वो नशा करते दिखाना, उसको गलत काम करते दिखाना, फिर उसके पहले उसको आरती करते दिखाना, मतलब पूरा ब्रेन वॉश, जिसकी वजह से आज के युवाओं को ये चीजें मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। वो फिल्म की रील 24 घंटा देख लेंगे, 12 घंटा देख लेंगे, रात भर जग के देख लेंगे, लेकिन अध्यात्म की तरफ में उसका झुकाव नहीं आ पाता। कहते नहीं ये सब बेकार चीजें हैं। तो इस तरह से चाहे सीरियल हो, घर में बैठ के जो बहनें देखती हैं और जो टाइम पास उसमें करती हैं बेकार की, वो भी पूरा ब्रेन वॉश है। तो इस तरह से जब अपना प्राण हमारा नहीं कार्य करेगा, करने की तरफ सोचते ही नहीं है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें करना क्या है ना। तो कल की एक छोटी सी घटना मैं अपनी बताती हूँ कि हमारे अपार्टमेंट में 120 लोग हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो दुष्टता की मतलब सबसे निम्न स्तर कहा जा सकता है उनको। मतलब मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं उपयोग कर सकती हूँ। तो स्मोकिंग का बहुत स्मेल होता है अपार्टमेंट में, करीब पिछले 2 महीने से हो रहा था। बहुत ज्यादा सिगरेट का गंध, ऐसे लग रहा था घर में, अपने ही घर में मेरा दम घुट जा रहा था। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। मैं यदि उस ग्रुप में कुछ भी कहूं लिखूं तो ऐसे मतलब रिएक्शन आता था जैसे मतलब क्योंकि मैं सच के साथ हमेशा रहती हूँ। तो बहुत हिम्मत की, बोली नहीं अब तो मैं नहीं रह सकती। और मैंने, अब कन्नड़ लोग हैं वो हिंदी भी नहीं समझते हैं लिखा हुआ, मैं लिखूं तो कैसे, इंग्लिश में मैं उतना टाइप नहीं कर सकती, मैंने स्पीक मतलब रिकॉर्ड करके दिया और एकदम प्रेम से निवेदन किया आदरणीय करके, और प्लीज ये धुआं हम बहुत ही ज्यादा है, सबको दिक्कत दे रहा है लेकिन कोई कहता नहीं है। मैंने ये भी शब्द कह दिया। उधर से 3-4 लोग, सब जिसको परेशानी थी सबने कहा, और कल से एकदम मैं नीट एंड क्लीन वातावरण में रह रही हूँ। तो ऐसा मतलब बस छोटा सा डर को निकालना है अंदर से, क्योंकि पता है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है उस ग्रुप में। मतलब सच्चाई के लिए कुछ भी लाइन लिखो तो लोग बहुत ऐसे मतलब खाने को दौड़ते हैं ना, क्योंकि गलत का साथ वो लोग हमेशा देते हैं। तो इसलिए फिर भी मैंने किया। तो सफा मतलब अंदर से वो हिम्मत लाना ही पड़ेगा यदि जीना है तो इस समाज में सही के रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए। वो प्राणवान बाबूजी भी कहते हैं प्राणमय कोश तब सदा जब आप समाज के लिए कुछ कर सको। तो वो थोड़ा ना थोड़ा अपने लिए ही मैंने किया, लेकिन उससे सबको फायदा हुआ, मुझे पता है। बुजुर्ग हो, हार्ट पेशेंट हो, बच्चे हो, सबको फायदा होता है। तो प्रणाम, ज्यादा समय ले लिया। धन्यवाद दीदी। आज ही वीरेंद्र भैया हैं हमारे बीच में। भैया आपसे निवेदन है कि आप हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। जी जी प्रणाम, और सभी साथियों को प्रणाम। दीदी आवाज आ रही है मेरी? जी भी आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अमन भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अपना अभी पूरी क्लास सुनने के बाद में, चूंकि चैप्टर हमारी नई वाली बुक में नहीं है, तो जैसे भी आपको सुन रहा था मैं, भैया रघुराज भैया को भी सुना, आपको भी सुना, तो इस सबसे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि विज्ञान तो अपने प्रयोग करता रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास वो दृष्टि नहीं होती जो हमारे ऋषियों के पास रही है। चूंकि ऋषियों की दृष्टि मुझे ऐसा लगता है कि सीधे वहीं से आती है जब हम विज्ञान में कोर्स में होते हैं, क्योंकि इससे नीचे ऋषि बन भी नहीं सकते। और ऋषि हमेशा हमारे अंतःकरण को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि खुद भी अंतःकरण या उससे ऊपर रहते हैं। जब बाबूजी कई बार कहते हैं कि जब तक आप विज्ञान में कोर्स में नहीं पहुंचोगे तब तक आपका आपके साथ खतरा ही खतरा है, कभी भी डाउनफॉल में जा सकते हो, कभी भी धराम से नीचे गिर सकते हो।
तो ये हम खुद भी देखते हैं, जैसे भी बात आ रही थी ना, कोई हमें प्रभावित कर देता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि अभी हम अपने मनोमय कोष में जी रहे हैं। और जब भी हमसे सामने वाला मजबूत मनोबल वाला हमें मिलेगा या ज्यादा मैग्नेट पावर वाला मिलेगा, वो हमको प्रभावित कर देगा। चाहे वो सुंदरता का क्षेत्र है, चाहे वो विचारों का क्षेत्र है, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र है, यानी भाई कोई भी क्षेत्र क्यों ना है, अगर सामने वाला हमसे उस क्षेत्र में आगे है या बड़ा है तो हमको 100% प्रभावित करेगा। प्रभावित होने का कारण ये है भैया कि वो भूख अभी हमारे अंदर भी है। सपोज के हमको हमसे ज्यादा पैसे वाला हमसे को डिस्कस करता है, या किसी बड़े पद वाला हमसे डिस्कस मिलता है हमें, या किसी बड़ी पोस्ट पे है, या किसी दूसरे जो हमसे बड़े क्षेत्र में है, तो इसका सीधा सीधा सा है कि हमारा मैग्नेट वहां पे कमजोर है, और हमारे अंदर मैग्नेट कमजोर होने का मतलब है कि वो भूख हमारे अंदर बाकी है। भैया सही समाधान तो तभी निकलेगा जब हम अपने चित्त को साफ करके और विज्ञान में कोष में, अंतःकरण में या सुपर चेतन में प्रवेश कर जाएंगे, तभी हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। भैया मुझे तो नहीं लगता उससे पहले कुछ होने वाला है। और बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि मैं पहले भी कह रहा था कि विचारों के क्षेत्रों भी बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं भैया। अब जैसे डेली हम कितना स्वाध्याय करते हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग यह भी स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग जब से गुरुदेव से जुड़े हैं तभी से स्वाध्याय कर रहे हैं। कभी कम कुछ कहीं कम कर रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि विचारों के माध्यम पे हम लोग रह जाते हैं जब तक ये चीजें हमारे अंतःकरण तक नहीं जाएंगी। मैं बल्कि भी कल परसों पढ़ रहा था, बड़ा सटीक सा था कि जब तक हमारी श्रद्धा या आस्था का केंद्र हमारे विचार और इंद्रिया बने रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। और जब हमारे श्रद्धा आस्था का केंद्र यहाँ से उठ के और ऊपर अंतःकरण में चला जाएगा, तो हमारी तमाम समस्या का समाधान भैया ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर हमें बहुत प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं जितना मैंने कह दिया। इतना आसान होता तो सब लोग कर लिए होते इसको। ऐसी बात नहीं मैं ही कह पा रहा हूँ इसको, आप लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां पे जाके वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बीच में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बैठा ना, चित्त बैठा है हमारा, ये भैया हमको इस तरह से हिला डुला के मारता है कि बस समझ नहीं पाते। एक गुरुदेव को पढ़ रहा था मैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये माया हमारे मन को बड़ा गुदगुदाती है, बड़ा आनंद देती है, लेकिन हमारे आत्मा को ले बैठती है। तो वो सेंटेंस गुरुदेव को बड़ा अच्छा लगा मुझे, कितना बिल्कुल बिल्कुल सादगी सी, सिंपलिसिटी की पराकाष्ठा जाके लिखा है गुरुदेव ने कि माया हमारे मन को बड़ा गुदगुदाती है, परंतु हमारी आत्मा को ले बैठती है। नहीं, ये बात हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम आत्मा में हो तो हमें समझ में आए, हम तो मन में है ना, तो हम भी उस गुदगुदाने में लुढ़क जाते हैं और वहीं जाके गिरते हैं। तो भैया कुल मिला के मैं तो महसूस करता हूँ कहीं से भी प्रयास हो रहा है, यही प्रयास हो रहा है कि हमको वहां तक जाना। जब तक हम अंतःकरण तक नहीं पहुंचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को खाली नहीं करेंगे, अपने कथा कलमों से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक भैया लुढ़कना पुढ़कना चलता ही रहेगा हमारे साथ में। तो अच्छा है भैया, बड़ा अच्छा प्रयास है आप लोगों का। इसके माध्यम से धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज और पढ़ी थी मैंने, एक दिन राजेश भैया प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे हटे ये चित्त के संस्कार, तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका, कहीं पढ़ा है मैंने कि चित्त पे संस्कार जमते भी धीरे धीरे हैं और हटेंगे भी धीरे धीरे ही। ये बहुत तेज चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए अध्यात्म में धैर्य पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया कि हम धैर्य रखें, गुरु पर विश्वास रखें। इसी मामले में जब हम माधव वाली कहानी पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। अभी कल परसों मैं देख रहा था उसको की कहानी, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी माधव वाली, आप सभी ने लगभग सुनी होगी ये। तो मैं ये चिंतन कर रहा था कि माधव जो अपने गुरु के पास जाके मथुरा में साधना कर रहे थे, तो हमारी तरह साधना नहीं कर रहे थे, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो ये समझो कि एक तरह से भौतिक जगत का पूरा आनंद लेते हुए हल्का फुल्का इधर कर लेते हैं। सुबह को 1-2 घंटे कर लिए, शाम को 1 घंटे कर लिए, 2 घंटे कर लिए, जैसा जिसकी सुविधा बनती है। लेकिन माधव तो 24 घंटे अपने गुरु के पास रह रहे थे। शादी उन्होंने नहीं की थी, कोई उनका परिवार नहीं था, ना माँ बाप के साथ में थे, 24 आवर्स गुरु के साथ में रह रहे थे। और वहां तो गुरु सेवा साधना 2 ही काम उनके पास थे। तो जहां तक मुझे लगता है कम से कम 6-7 घंटे वो ध्यान भी करते होंगे, 2-2 3-3 शिफ्टों में। जैसे कुछ संतों का मैंने सुना है कि वो अधिकांश ध्यान में रहते हैं, अपना आवश्यक काम निपटाए और ध्यान में बैठ गए, आवश्यक काम निपटाए ध्यान में बैठ गए। तो हम तो भैया उनके आगे कुछ भी साधना नहीं कर रहे। और जब माधव को 12 साल लग गए अपने 12 जन्मों के कर्मों को काटने में, तो भैया हम कौन सा किसी विशेष ग्रह से उतर के आए कि हमारे बड़ी आसानी से कट जाएंगे। सिस्टम तो भैया सबके लिए बराबर एक सा ही बना हुआ है। तो
ये भैया कि बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और हमको उस तल को छूना पड़ेगा। जब तक उस तल को नहीं छुएंगे हम, तब तक लगता नहीं भैया कि हमारी नैया पार हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आगे अमन भैया बताएंगे ऐसा भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, आपने बहुत बढ़िया ये बताया। और वास्तविकता यही है कि हमें धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। जी मीना दीदी। मीना दीदी का हैंड रेस है। मीना दीदी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। भैया एक प्रश्न था मेरा, इसमें आया ना कि कोई जैसे गुरुदेव जैसे व्यक्ति बदल सकते हैं, जो प्राणवान व्यक्ति होते हैं वो सामने परिवर्तन कर सकते हैं, और ये कई जगह कहा गया है। तो इसमें मुझे हमेशा डाउट होता है, जैसे विवेकानंद का भी कहते हैं कि उनको गुरु ने ही वो अनुदान दिया था। तो यदि ये सामर्थ्य जैसे कह रहे हैं कि बीच में ये चीजें नहीं रही, इसी की वजह से हमारे समाज की स्थिति बनी, पर रहे तो हैं ऐसे महामानव, हमेशा रहे हैं। तो ये किस स्तर तक काम करता है भैया, ये प्रश्न था मेरा। ये बिल्कुल काम करता है दीदी, लेकिन गुरु की सामर्थ्य उसी को प्राप्त होती है जो गुरु की बात को मानता है, जो गुरु के अनुशासन में चलता है। और गुरु की प्रेरणा और सामर्थ्य उसी को प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेरणा और सामर्थ्य अपने आत्मबल को देना भी, ये ऐसा नहीं है। गुरु अपनी कठिन तपश्चर्या का अंश देकर शिष्य को आगे बढ़ाता है। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अच्छे से परख लिया था कि यही व्यक्ति जो है भारतीय संस्कृति के लिए काम कर सकता है, भारतीय संस्कृति को आगे पहुंचा सकता है और डूबती हुई संस्कृति को बचा सकता है, तभी उन्होंने विवेकानंद को पूरा पूरा अनुदान दिया अपना, है ना। और गुरुदेव भी यही देखते हैं। गुरुदेव ये कहते थे कि मैं किसी को भी, देखिए गुरुदेव कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से हमें इस बात को सुनना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मैं किसी को भी ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि बना सकता हूँ। ब्रह्म ऋषि, ये कितने बड़े स्तर की बात है, ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि बना सकता हूँ। ये कौन व्यक्ति कह सकता है ना, जो साक्षात स्वयं जो है महाकाल का अवतार। लेकिन लोग मांगते ही कहाँ हैं। तो लोगों को तो छोटी छोटी भौतिक साधन सुविधाएं चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को शारीरिक सुख चाहिए। हर व्यक्ति को अपना अपना ये चाहिए, लेकिन लोग मांगते ही कहाँ हैं। जब व्यक्ति मांगता है तो फिर सर्वस्व अपना निछावर कर देता है गुरु पे। फिर सारी जैसी भी परिस्थितियां आए, ठीक है, करिष्ये वचनम, तब अब हम चाहे मरें चाहे कुछ भी करें, अब तो हम गुरु के हवाले हैं। तो फिर वहां पर जो है गुरु फिर अपनी कृपा देना प्रारंभ करता है, और फिर उस कृपा के सहारे शिष्य जो फिर बनता भी चला जाता है, विवेकानंद स्तर का। जी दीदी, ये बिल्कुल काम करते हैं दीदी, ये 100% सत्य है, और गुरु देते भी हैं। जी हमारे पास 1 मिनट और शेष है। यदि कोई भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं, कोई अनुभव बताना चाहे तो चैट में भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी समर्पण भाव से हो सकता है, वो लिखा है। जी जी जी। हेमलता दीदी का हैंड रेस है। हेमलता दीदी, हमारे पास 1 मिनट है। जी जी दीदी, भैया सभी को सादर प्रणाम। हरिओम। बस 1 ही मिनट लेना चाहेंगे। मेरे मन में आया कि गीता में लिखा हुआ है सब में स्थित हो जाना। तो गुरु हो या भगवान हो, हमें लगता है जो देखते हैं, जो हमारा शिष्य, हमारे बच्चे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं, और अगर फल की आकांक्षा नहीं रखते हैं तो जब गिरते गिरते अंत समय आते आते गुरु सहारा देकर और फिर उसे उस स्थिति को प्राप्त करा देता है, सहयोग करके खड़ा कर देता है। जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं, जब वो चलना सीखता है तो वो अपना एफर्ट लगाता है बच्चा, जब देखते हैं जो गिर रहा है तो हम लोग थाम लेते हैं, तो वही गुरु देखता है। लेकिन ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं लेकिन अपना ध्यान टारगेट पर रखे हुए तो कभी हम सफल नहीं हो सकेंगे। केवल हमारे जी में कर्म करना है। तो जी बस हम यही समझ पाए हैं। प्रणाम, धन्यवाद सभी को समय देने के लिए। धन्यवाद दीदी। तो आज की कक्षा सुंदर रही। सभी को धन्यवाद, सभी को आभार समय देने के लिए।
एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए। प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी कुछ अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे अपने जीवन में भी आत्मसात करें। तो आइए इसी भाव के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। सुबह सभी भैया दीदी लोगों को प्रणाम। दीदी सभी भैया लोगों को प्रणाम, दीदी लोगों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। भाई बहनों को प्रणाम। हरी हरी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। कर दो।